हाँ जी, तो अपन कर रहे हैं राजस्थान की जनजातियाँ। उनमें से भील जनजाति है ना, सबसे प्राचीनतम जनजाति है। दूसरी मीणा जनजाति, जो कि जनसंख्या में सर्वाधिक है ना, सबसे बड़ी जनजाति। दूसरे नंबर की कौन थी? भील जनजाति। और तीसरे नंबर की कौन थी? गरासिया जनजाति। वो अपन ने खत्म कर ली। अब इसके बाद है सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति के बारे में सबसे पहले एक शब्द है सहर। ठीक है, क्या शब्द है? सहर शब्द। अच्छा, मैं पहले अगर क्षेत्र की बात करूं तो भील जनजाति के लिए अपन ने पढ़ा था, अपन पढ़ रहे राजस्थान में, लेकिन भारत में भी थोड़ा बहुत देखना, मतलब समझ तो आए कम से कम। भील जनजाति थी कहाँ? एक तो राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश है ना, इधर गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र है ना, जो जो टच में आ रहा है वहां पे। फिर उसके बाद मीणा जनजाति अपन ने पढ़ी राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, गरासिया जनजाति मैंने बोला था, नाम से ही याद कर सकते हो, एक तो राजस्थान में, और गरासिया इधर सिरोही वाले इधर क्षेत्र में है ना, आबू क्षेत्र। तो टच में कौन सा? गुजरात आ रहा है। तो कहाँ पर? गुजरात है ना। और कौन सा? वेंकटेश्वर मेला भी भरता है वहाँ पे है ना। तो वो गुजरात और राजस्थान दोनों क्षेत्र किससे संबंधित है? दोनों राज्य में गरासिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति के बारे में बात करें तो ये भी मेनली जहाँ पर मीणा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, एक तो है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है कई कई क्षेत्रों में है ना, कोई कोई से क्षेत्र है वहां पर, छत्तीसगढ़ में भी कोई कोई एरिया में पाई जाती है। ठीक है, ये जो जनजाति है सहरिया जनजाति, ये आदिम जनजाति में शामिल है। ठीक है, या फिर राजस्थान की आदिम जनजाति है। आदिम होता क्या है, मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था। आदि और इसका अपोजिट होता है अंत है ना, जिन दोनों का मतलब क्या होता है? आदि मतलब शुरुआत है ना। आदिम जनजाति का जो अगर वो टैग है वो किसको मिला है राजस्थान में? वो सहरिया जनजाति को मिल रखा है। ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से आदिम जनजाति की वजह से ही इसे क्या 100 दिन का, अपन बढ़ेंगे बाद में, अतिरिक्त रोजगार भी प्रदान किया जाता है मनरेगा में। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं शहर, जैसे कि व्हील शब्द संबंधित था भीलों से। ठीक है, व्हील शब्द किससे संबंधित था? भीलों से। गरासिया शब्द में मैंने बताया था कि ग्रास या फिर गवास शब्द, ये दोनों किससे संबंधित थे? गरासिया जनजाति से। मीन शब्द संबंधित था मीणाओं से है ना, मीन पुराण लिखी गई थी किसने? मुनि गगन सागर ने। ठीक है, जो कि आदि पुरुष थे किनके? मीणाओं के। और इसके बाद है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में कौन सा शब्द है? सहर, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जंगल। जनजातियां जो कि मैंने आपको बताया था, ये चीजें बोल के कि पठार, मैदान, मरुस्थल और पर्वत। तो जनजातियां तो मुख्यतः जो पाई जाती है वो मैदानी क्षेत्रों में तो नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में आधारगत जो संरचना है ना, उनका विकास होता रहता है। और जनजाति नाम ही इसलिए पड़ा है कि ये पिछड़ी हुई है, विकास बहुत ही पीछे है इनमें है ना, इसलिए बहुत नहीं के बराबर विकास हुआ, इसलिए जनजाति नाम दिया। तो कहाँ पर रहेगी जनजातियां? पर्वतों में, पहाड़ियों में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, शहर का अर्थ होता है जंगल। जिस तरीके से टोटम कुल देवता है ना, या फिर जो प्रतीक है वो किन के लिए है? भीलों के लिए है। तो ये भी जंगल में ही रहते हैं। वही है कि डेली का करो, उठो है ना, और खाने का इंतजाम करो और सो जाओ, बस जनजाति का यही होता है। सबसे आदिम जनजाति कौन मानी गई है? सहरिया। ठीक है, शहर का अर्थ होता है जंगल, या फिर जंगल में रहने वाले, जंगल में बसर करने वाले, इसका अर्थ होता है। ठीक है, और एक और बात, आदिम जनजाति से आप ये भी समझो कि ये बाकी सभी जो जनजातियां हैं उनमें सबसे जो पिछड़ी जनजाति मानी जाती हैं वो कौन सी जनजाति है? वो है सहरिया जनजाति। पिछड़ने का मतलब तात्पर्य क्या है? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शिक्षा के मामले में है ना, स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य भी इनका मतलब ये है कि जंगल में रह रहे हो, आपको प्रॉपर, आपके पास कोई साधन नहीं है ना, तो जंगल में रह रहे हो, आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई शिक्षा का साधन भी नहीं है, तो इनको तो मतलब वो चीज़ें पता भी नहीं होती है ना कि कौन से सिम्टम्स है तो कौन सी टैबलेट लेनी है जिससे रोका जा सकता है। जब बीमारी चरम लेवल पे चली जाती है, जब जाके तो भाई नींद खुलती है कि ये चीज़ें हो रखी है, उसका भी इनके लिए तो लाइलाज ही होगा है ना, वो चीज़ है। तो ये जो जनजाति है अब तो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है ना सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी अपने को तो पढ़ना है ना। तो सहरिया जनजाति सबसे पिछड़ी हुई है किस किस क्षेत्र में? आपको मैंने बता दिया कि इन क्षेत्रों में सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है ना, इसीलिए इसे क्या आदिम जनजाति बोला गया है। मुख्य क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में मैंने आपको बता दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, राजस्थान में इसकी बात करें तो मुख्य जो क्षेत्र है वो है बारा। ठीक है, कौन सा? बारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कोटा की साइड में है ना, इधर कॉर्नर हाड़ौती का क्षेत्र है। ठीक है, हाड़ौती का जिला है। बारा में भी
अलग अलग जगह हैं। एक तो है किशनगंज बारा, जहां पर मेला लगता है, आगे अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और एक है शाहबाद बारा, इन दोनों जगह मेला लगता है, ठीक है, किशनगंज और शाहबाद। खास करके राजस्थान में जो एक जिला है, कौन सा, बारा क्षेत्र है ना, हड़ौती क्षेत्र का बारा जिला, वो वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, सहेलिया, ठीक है। मनरेगा, यही मनरेगा जिसे पहले की नरेगा कहा जाता था, 2005 में लगभग, है ना, सितंबर 2005 में नरेगा बना था। और उसके बाद ये महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर, है ना, शायद 2006 या 2009 में, मुझे पक्का याद नहीं है, ये इस टाइम इनके आगे क्या महात्मा गांधी लगा दिया गया था, तो मनरेगा हो गई वो, ठीक है। तो इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या होता है, ग्रामीण परिवेश में आधारभूत ढांचा जो होता है, संरचना होना, उसको विकसित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, मेन उद्देश्य ये होता है ना, रोजगार उपलब्ध कराना, किसे, महिलाओं और पुरुष दोनों को, ठीक है। तो मनरेगा वो चीज होती है। तो मनरेगा में इसने क्या, कौन सी जनजाति को, आदिम जनजाति कौन सी है, सहरिया, इससे 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। मान लो कि आजकल है ना, अभी शायद 125 दिन भी हो गए ना, तो मान लो फॉर एग्जांपल कि 100 दिन दिए जा रहे हैं, तो इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त, मतलब कि इन्हें 200 दिन का रोजगार देंगे, ठीक है, गारंटी। मनरेगा का मतलब क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, याद रखो क्या है, ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब ये मनरेगा जो है ना, ये रोजगार के अधिकार की गारंटी देता है आपको कि भाई इतने दिन तो आपको, मतलब अगर ग्रामीण परिवेश से हो और आपके पास अगर कोई काम नहीं है ना, खास करके जनजाति परिवेश से भी हो, कोई जमीन वगैरह नहीं है, आपके पास कोई इनकम का साधन नहीं है, तो इतने दिन तो आप काम कर सकते हो और इतने दिन तो आपका चल जाए ना, साल आराम से निकल जाएगा कमा के, ठीक है। तो अभी तो शायद कितने अलग अलग राज्यों में अलग अलग है जनजातियों के लिए, या फिर मनरेगा की जो रेट है पर डे, शायद अभी 266 हो गया है, पहले 255 था रुपए, है ना, पर डे का, अभी शायद 266 हो गया है, कोई 3-4% की वृद्धि हुई है ना, किसमें, इसकी इनकम में, रेट में वृद्धि की गई है। तो 100 दिनों का जो अतिरिक्त रोजगार जो दिया जाता है मनरेगा में, वो किसे दिया जाता है, सहेलिया जनजाति को। इसके बाद है आदि पुरुष, वाल्मीकि जी, रामायण। अच्छा, अब आज मुझे बताओ, अपन ने राजस्थान के संत भी पढ़ लिए हैं, है ना, तो राजस्थान के वाल्मीकि कौन से संत को मतलब संज्ञा दी गई है, आप मुझे कमेंट में बताना, है ना। अपन ने पढ़ा है ना अच्छे से, तो सारी चीजें मैं ही बताती हूँ, ये चीज आप बताओ कमेंट में मेरे को करके, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप क्वेश्चन नहीं करते हो, बाकी ठीक है। तो वाल्मीकि जो है इनके आदि पुरुष मतलब जैसे कि मुनि मगध सागर, मीणाओं में आदि पुरुष हुए थे। आदि पुरुष ये नहीं है कि मतलब इसी से ये मानते हैं कि इन्हीं के वंशज हैं, हम आगे चलते आए हैं, इन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, अपन चले जा रहे हैं ना। और जो सबसे पहला पुरुष हुआ था वो ये हुआ था, इसके बाद हम चले आ रहे हैं ना, हमारा वंश आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो वो आदि पुरुष हो गया है ना, सबसे पहले आने वाला। तो आदि पुरुष कौन है इनका, वाल्मीकि जी, ठीक है, वही रामायण लिखी है ना। और राजस्थान के वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये कमेंट में बताओ, क्यों उनको संज्ञा दी गई है वाल्मीकि की, क्यों, क्योंकि वाल्मीकि जी को बताया जाता है पहले ये डाकू थे, है ना, और बाद में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई किसी संत द्वारा, है ना, कि भाई परिवार वगैरह से पूछ किया हो गया, तुम जो कर्म कर रहे हो उनमें भुगतने का जब टाइम आएगा तो क्या वो परिवार भी साथ देगा क्या, ऐसे वैसे, तो फिर इनके परिवार द्वारा इनकी आंखें खोल दी गई, फिर बाद में संत बन गए, है ना, तो वही चीज़ है। इसके बाद एक कुल देवी भराड़ी, सॉरी कोड़िया देवी, ठीक है। कोड़िया देवी जिस तरीके से भीलों की जो देवी थी, भराड़ी देवी अपन ने पढ़ा कि किस तरीके से जो दूल्हा जाता है दुल्हन के वहां पर घर पे जो दीवार है, घर की दीवार, उस पे भराड़ी माता का चित्र बनाता है, जो कि विवाह के लिए आवश्यक होता है ना, एक टाइप का प्रतीक होता है। वैसे ही, वैसे तो टोटम देवता होते हैं लेकिन वो भी प्रतीक आवश्यक माना जाता है। वैसे ही यहाँ की जो देवी है, इनकी जो कुल देवी मानी जाती है वो कौन है, कोड़िया देवी, ठीक है। ये चीजें तो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पूजा, ये पूजा करते हैं, आदि पुरुष तो किसे मान रहे हैं, वाल्मीकि को, और पूजा करते हैं ये किसकी, तेजा जी की और भैरू जी की। भैरू जी आपने देखा ही होगा, भाटे भाटे भूमियो, है ना, गांव में तो हर एक जगह भैरू जी होते हैं, और खास करके ठीक है भूमिया जी सबके अपने हिसाब से अलग होते हैं, हर एक जाति विशेष के भूमिया जी होते हैं, लेकिन ये जो है भैरू जी आपने हर एक गांव में देखा होगा, काला भैरू और गोरा भैरू, है ना, खेड़ा खत्री वाली माता जी का कोई भी मंदिर होगा वहां पे उसमें भैरू जी, काला भैरू और गोरा भैरू, इनके मंदिर भी होते हैं साइड में, है ना, माता जी हाथ में उनके साइड ये होती है, वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है त्योहार कौन से, दीपावली,
सारे त्योहार अपन जो मनाते हैं ये भी मनाते हैं सेम, लेकिन विशेष बात क्या है इनके त्योहारों में वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। दीपावली है और एक है होली। दीपावली पे ये गाते हैं हीड़ गीत, ठीक है, हीड़ नामक गीत गाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप आज भी अपने आसपास की चीज़ों में ध्यान देते हो तो मैं आपको बताती हूँ, जब भी दीपावली आती है तो गांव के छोटे छोटे बच्चे, अभी भी होता है, गांव के छोटे छोटे बच्चे, या फिर अब तो क्या गांव के तो क्या बाहर से ही आते हैं, लेकिन गांव के छोटे छोटे बच्चे मतलब एक गीत गाते हैं पड़ोसियों के पास जाके, या फिर कैसे कि त्योहार मना रहे हैं ना मिलजुल के, है ना। जैसे कि अभी भी होली पे सबके पैर धोखने जाते हैं अपन, वैसे ही दीपावली पे एक दूसरे के बच्चे क्या मंडली बनाकर जाते हैं, गीत वगैरह गाते हैं, और फिर उसके बदले में धान दिया जाता है ना। और उस धान का उपयोग वो मतलब जैसे कि दीपावली है तो पटाखे में के लिए करेंगे, होली है तो रंग के लिए करेंगे, ऐसा कुछ है। तो खास करके दीपावली त्योहार पे ध्यान रखना है आपको। जो वीर गीत गाते हैं ना, कौन गाते हैं? सहरिया जनजाति। तो ये आज भी अपने तो ये चीज़ अपने थी, आप अपने घर में जो भी है बड़े बुजुर्ग दादी दादाजी उनसे पूछना है, होती है अपने भी, है ना। पहले थी, अब तो क्या विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जनजातियों में चीज़ अभी भी चलती है। तो सहरिया जनजाति में ये हीड़ा गावा जाएगा, ये वर्ड होता है, ठीक है। तो ये हीड़ और होली जो होती है, इनकी जो खास करके होली मनाई जाती है वो होती है लठमार होली। वैसे तो जो होली है अलग अलग जगह की अलग अलग होली प्रसिद्ध है ना। जैसे कि कोड़ामार होली जो कि भिनाय अजमेर है ना, भिनाय केकड़ी की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर है ना, वहाँ की प्रसिद्ध है। वैसे ही महावीर जी की ये कौन सी है, लठमार होली, और गीली होली, ये दोनों ही कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है ना। वैसे ही कई सारी अलग अलग होलियाँ हैं, जैसे कि बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है? ब्यावर में, है ना। नाड़ की सवारी कोटा है ना, सांगोद कोटा में। वैसे ही जो लठमार होली जो है ना, ये किन में प्रसिद्ध है? सहरिया जनजाति में। होली ऑल ओवर खेलते हैं, लेकिन लठमार मतलब कि लठ, एक कपड़ा फाड़ होली भी होती है, ठीक है, देवर भाभी जी की होली है ना, बेअगर की। तो वही है कि लठमार होली, होली पे एक दूसरे को लठ मारे जाते हैं ना, और वही होली इनमें क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद ये गीत गाते हैं ये लहंगी, ठीक है। आल्हा और लहंगी, आल्हा और लहंगी नामक गीत गाते हैं। कब गाते हैं? वर्षा ऋतु के समय, ठीक है। कब गाते हैं? वर्षा ऋतु के समय। जब वर्षा आती है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है आल्हा, वर्षा होती है तो सूखा था, आला हो गया। मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में गीले को आला तो बोलते हैं ना। आला और गीला पद्धति अपन चित्र जो टॉपिक आता है ना चित्रकला, उसमें भी पढ़ेंगे। फ्रेस्को बुनो पेंटिंग है ना, आला और गीला पद्धति। तो आला वही होता है, गीले को ही बोलते हैं। तो आला और लहंगी है ना, आला और लहंगी ये एक प्रकार के गीत है जो कि जनजाति द्वारा गाए जाते हैं, सहरिया जनजाति द्वारा। कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। आप ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो, वर्षा ऋतु में पानी आ रहा है तो आला हो गया है ना, गीला हो गया तो आला और लहंगी। और एक गीत गाते हुए ये एक नृत्य भी करते हैं, उसे कहते हैं लेंगी नृत्य, ठीक है। कौन सा? लेंगी नृत्य। लहंगी तो गीत है और लेंगी नृत्य करते हैं। लेंगी नृत्य में आपको बताऊं, आपने कभी जनजातियों का अगर नृत्य देखा हो तो उसमें ये होता है एक ही साथ आगे आते हैं और एक ही साथ पीछे जाते हैं। खास करके गरबे भी इनके प्रसिद्ध हैं, एक ही साथ सारे लोग आगे आते हैं, फिर आगे सारे पीछे जाते हैं, एक ही लाइन में चलते हैं। जनजातियों का नृत्य काफ़ी अच्छा है ना, मज़ा आता है, मैं तो देखती रहती हूँ, ठीक है। तो खेल है इनका कौन सा? लेंगी, ठीक है। इनका विशेष तौर से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली और ये हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं उठे हैं, लेकिन अपने को तो ऑल ओवर ध्यान रखना है ना। जहाँ पर क्वेश्चन उठता है मैं आपको इंपॉर्टेंट लगाती हुई जा रही हूँ। एक मुख्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, शहर शब्द इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुलदेवी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अब गाँव। पारिभाषिक शब्द जो है इनसे संबंधित उनकी अगर अपन बात कर रहे हैं तो गाँव, इनके गाँव को कहा जाता है सहरोल, ठीक है। बस्ती कहलाती है सहराना, ठीक है। और इसके बाद मुखिया होता है वो कहलाता है कोतवाल। जबकि आपको लगा होगा गरासिया जनजाति का जो मुखिया है वो कहलाता है सहलोत। नाम से अपने को भी लगता है सहलोत मतलब कहीं ना कहीं सहरिया है ना, तो ये सहलोत सहरिया का ही होगा तो अपन वो टिक कर जाते हैं। लेकिन नहीं, गरासिया जनजाति का मुखिया है ना, वो कौन? गांव का मुखिया, वो सहलोत कहलाता है। और सहरिया जनजाति के अगर जो गांव का मुखिया है वो क्या कहलाता है? वो कोतवाल कहलाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉमन वर्ड है, मीणाओं का जो मुखिया होता है ना, गाँव का मुखिया, उसे पटेल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है। तो ये पारिभाषिक शब्द तो आपको याद ही रखने हैं। बस्ती सहराना है ना, जिस प्रकार से भीलों के लिए फला है ना यूज हुआ था ना, मोहल्ले के लिए, बस्ती के लिए है ना। और वैसे ही
अब उनके लिए गांव का जो मुखिया था वो तदवी कहलाया था, पाल भी कहलाया था, गांव पाल कहलाया था। वैसे ही ये शहरों शहराना होत वाली चीज़ों आपको ध्यान रखनी है ना। घर, घर को कहते हैं कू या टापरा, तो भील जनजाति में कहा जाता है। इधर है गोपना, कोरुआ, ये आदि शब्द, ठीक है। गोपना या फिर कोरुआ, ये शब्द किसको, घर को कहा जाते हैं। और ये कहा गोपना कोरुआ जो है ये पेड़ पर एक मचाननुमा घर बनाए जाते हैं ना, कि ठीक है जैसे गिरे भी नहीं और फैला हुआ विस्तृत सा पेड़ होता है उस पर घर बनाए जाते हैं। और ये परिवर्तित होते रहते हैं ना, थोड़े थोड़े, इतना पक्का भी थोड़ी ना होता है कि ठीक है थोड़ा महीना 2 महीने निकल जाएगा फिर जगह अपन चेंज कर लेंगे, क्योंकि पशु पक्षी भी आते हैं भाई, है ना, वो चीज़ है। उसके बाद है सामुदायिक केंद्र, ये कहलाता है सामुदायिक केंद्र। हथाई कह लो, बंगला कह लो, ठीक है। हथाई बंगला सामुदायिक केंद्र आप इसको ऐसे समझ सकते हो जहाँ पर बैठकर लोग पंचायती करते हैं, पटेलाई करते हैं ना। पंचायत के बारे में तो अगर आप अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन पटेलाई करते हैं जहाँ पे जैसे शाम का खाना वाना निपटा लिया, बैठे गए भाई, और सब लोग जैसे इस पेड़ पे रह रहे हैं, उस पेड़ पे रह रहे हैं, शाम के टाइम सब उतर के नीचे है ना, मस्त आग वाग लगा रखी है, सर्दियों के दिनों में बैठ के बातें कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे बैठ के पंचायती करते हैं ना पटेलाई, वो क्या कहलाता है, हथाई या फिर बंगला। वहीं पे बैठ के तो करते हैं। आज भी अपने घर के बाहर, आज थोड़ी जो घरों की स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो रही है, लेकिन आज भी गांव में तो होता है ना, शहरों में नहीं देखने को मिलेगा, गांव में होता है कि घर के बाहर दोनों तरफ हथैया रखी जाती है ताकि वहां पर लोग बैठ सके, बातें कर सके ना, बीड़ी पी सके, ठीक है, वो चीज़ है। प्रथा, अगर प्रथा की अगर अपन बात करें तो दहेज प्रथा इनमें बिल्कुल भी नहीं चलती है। वो क्यों नहीं चलती है इसका मैं एग्जाम्पल अच्छे से समझाती हूँ आपको, ठीक है। जनजातियों में मैंने आपको बोला कि महिला प्रधान होती है एक तो जनजातियां, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ है कि जनजातियों में प्रेम विवाह सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। गरासिया जनजाति सबसे अव्वल लेवल पे सबसे, है ना, लेकिन सारी जो जनजातियां हैं उनमें क्या होता है भाई, प्रेम विवाह होता है। मेला लग रहा है, मेले में पसंद करो और अपने हिसाब से चल दो, ठीक है। तो जो है दहेज प्रथा इनमें नहीं है। आप ये बताओ, आज जो है वैसे जाति व्यवस्था है ना, पहले ऋग्वेद काल में थी वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल जैसे भी आया है ना, ऋग्वेद के अलावा जो भी जितने भी वेद रहे हैं, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण, उपनिषद, जिनमें भी लिखी गई है, वो उस काल को क्या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उस उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था आ गई थी, और आज भी अपने क्या चल रही है, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में एक जो समाजशास्त्री हुए हैं मान लो, तो उन्होंने है ना परिभाषाएं दी है या विशेषताएं दी है कि जाति व्यवस्था में ये चीज तो होनी ही चाहिए। गोविंद सदाशिव घुरे, है ना, और एक और नाम है एन.के. दत्ता, जो कि एक समाजशास्त्री भी रहे हुए हैं दोनों ही, और इवन भारत में तो समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं गोविंद सदाशिव घुरे, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज बताई है, जाति जो व्यवस्था है उनकी भी एक विशेषता में एक चीज बताई उन्होंने कि अंतर्विवाही व्यवस्था पाई जाती है। मतलब आज भी ये चीज होती है, हालांकि अब जैसे जैसे चीज़ें हैं, अपवाद बढ़ रहे हैं या अपने मॉडर्निटी के रास्ते पर है समाज, लेकिन ये होता है कि जाति व्यवस्था होती है। आज भी अपन क्या है, जाति में ही विवाह करते हैं ना। प्रत्येक इंसान को, क्या व्यक्ति को, जाति व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, है ना, और इसके लिए वो बाध्य होता है। तो जाति व्यवस्था में अगर विवाह हो रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, तब तक तो आप में दहेज प्रथा भी आएगी, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना कि भाई अपनी ही जाति में आपके पास ऑप्शन कम रह जाते हैं कि अपनी ही जाति में आपको इसको सेलेक्ट करना है ना। पहले से ही तो भाई ठीक ठाक छोरा है, जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो यही तो होता है, वही तो बढ़ावा देते हैं। जाति व्यवस्था की बाध्यता के कारण ही बाल विवाह होते हैं, दहेज प्रथा होती है। आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब आपके मम्मी पापा को ये लड़का ठीक है, बचपन में कि ठीक है, परिवार ठीक है, लड़का ठीक है, तो तभी से इसको कि भाई दबोचो इसको, तो है ना, पकड़ के रखो। तो या तो बाल विवाह हो जाते हैं ना, और अगर बाल विवाह नहीं हो तो जब भी हो, अगर मान लो लड़का बन गया आरएस, तो उसके बाद क्या होता है, दहेज प्रथा ही चलती है कि ठीक है 71 लाख, ठीक है, और लड़का हमारा, वही चीज़ होती है, हमारी लड़की को रख लो, वही चीज़। तो दहेज प्रथा और बाल विवाह को बढ़ावा देती है ये चीज़ें, क्या, जाति व्यवस्था। इनमें जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती। जाति मतलब कि अंतर्विवाह की बात कर रही हूँ मैं। इनके लिए प्रेम विवाह मायने रखता है कि जाति क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। मेन चीज़ होती है कि प्रेम विवाह, जहाँ पर प्रेम विवाह को बढ़ावा मिलेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे बाल विवाह चीज़ें खत्म होती जाएगी, और दहेज प्रथा जो कि एक सामाजिक एक प्रकार की कुरीतियाँ हैं, ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, है ना। तो वही है कि इनमें एक दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं चलती है, और एक है श्राद्ध संस्कार, है ना, श्राद्ध संस्कार, ये भी इनमें बिल्कुल नहीं किया जाता है,
ठीक है। जैसे कि गरासिया जनजाति में मैंने आपको बोला कि लोगों को दफनाया जाता है, उसी प्रकार इसमें क्या श्राद्ध संस्कार नहीं किया। आपने अभी भी देखा होगा कि जैसे ये महीना आता है आश्विन, है ना, भाद्रपद अमावस्या से भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या के बीच में श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं ना। 16 दिन लगभग श्राद्ध चलते हैं, अपने खीर पूड़ी बनती है ना, छत पे जाके कौवे के लिए रख के आते हैं अपन, है ना, कि कौवा आगे अगर खा के जाएगा तो अपने क्या जो भी है दादाजी परदादाजी दादी जी उनके लिए ये भोजन एक टाइप के, और वो खुश हो जाएंगे ना। तो यही तो है एक श्राद्ध। तो श्राद्ध जो व्यवस्था है या फिर श्राद्ध जो संस्कार है इस जनजाति में नहीं है, इनका मानना नहीं है, ठीक है, कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, जब तक है इंसान तब तक उसकी केयर कर लो, और फिर उसके बाद हुई तो ये कोई संस्कार मरने के बाद इंसान कहाँ ही क्या ही कौवा आएगा बनकर क्या ही खाएगा, ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं ना। इसके बाद है टेटू। टेटू की प्रथा, इसमें क्या है, महिलाएं गोदना गुदवाती हैं। गोदना मतलब टेटू, गोदना गुदवाती है महिलाएं, ठीक है, लेकिन पुरुष नहीं गुदवाते हैं। बाकी तो पुरुष भी सब जगह टैटू बनवाते ही है ना, पुरुष नहीं गुदवाते। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाध्यता है कि महिलाएं ही गुदवाएगी पुरुष नहीं, लेकिन जो मूलतः इनकी जो विशेषता है, ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति में जो महिलाएं हैं ना वो गोदने गुदवाती हैं, टैटू बनवाती है। पुरुष को मतलब इतना नहीं है कि भाई वो टैटू करे। उसके बाद घूंघट प्रथा, इनमें भी अनोखी घूंघट प्रथा है। अपने चलती है यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं चले, और चलती है तो चलती है फिर सब जगह, है ना, चाहे ट्रांसपेरेंट वाला घूंघट नाम का क्यों नहीं हो ना, चेहरा यूं का यूं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी चलती है। इनके क्या है, घर में ही रखते हैं घूंघट, ठीक है, और बाहर नहीं रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, घर में तो ये घूंघट रखते हैं और बाहर नहीं रखते हैं। घर में मतलब ठीक है, जो है ससुर जी वगैरह है, जेठ जी है, उनका रख लिया घूंघट, बाहर निकलते हैं भाई क्या मतलब है, कौन सा ससुराल मायका ससुराल सारी चीज़ें एक ही है इनके लिए, है ना। घर घर के लिए जिनसे संबंध हुआ है जी, ससुर जी है जेठ जी, उनका रख लो, बाकी से क्यों ही रखना है ना, सब भाइयों की तरह ही अपने। तो वो है, तो घूंघट प्रथा इस अनोखी टाइप की है, घर के अंदर रखी जाती है, बाहर नहीं रखी जाती है। इसके बाद है संस्कार। संस्कार, धारी संस्कार इनमें नहीं किया जाता है। धारी संस्कार होता है, मैं आपको बताऊं, धारी संस्कार नहीं किया जाता, धारी संस्कार किया जाता है। धारी संस्कार होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आज भी होता है, इवन आप ध्यान देना, जब भी ये चीज़ होती है, आज भी अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु होने के बाद, है ना, एक आटा रखते हैं ना, आटे को ढक के रखते हैं रात भर, और सुबह में उसको हटा के देखते हैं कि कौन सा निशान हुआ है। जो निशान हुआ होगा, आपको जो भी फील आएगा, तो वो अगले जो जन्म, जैसे कि 84 लाख योनियां मानी गई है कि मनुष्य मरता है इंसान और अगले जन्म में जाता है ना, तो अगला जन्म लेता है। सिर्फ आत्मा थोड़ी ना मरती है, आत्मा तो अमर है, शरीर मरता है, और अगला कौन सा उसको शरीर मिला है वहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो फिर यूँ लोग दिमाग लगाते हैं कि मान लो किसी के कौवे का निशान बना है, किसी के कबूतर, और जब भी देख लेते हैं अपन घर में कि यार ये बार बार बैठा रहता है कबूतर कौवा, तो अपना यूँ ही होता है कि अपने जो भी गुजरे हैं परदादा जी दादी जी, वो इसी में आके, है ना, अपने घर पे रह रहे हैं, वो वाला सीन है। तो धारी संस्कार उससे कहा जाता है, ठीक है। तो वो किससे संबंधित है, ये है सहरिया जनजाति से, ठीक है। मेले, मेले मैंने आपको मुख्य क्षेत्र में बताया है, एक मिनट, मेले मैंने आपको मुख्य क्षेत्र में बताया है कि कहाँ कहाँ लगते हैं। मेन जो जिला है बारा जिला हाड़ौती क्षेत्र में, वो संबंधित है सहरिया जनजाति से। 2 जगह मेले लगते हैं, एक तो बताया मैंने किशनगंज बारा, तो यहाँ पर किसका मेला लगता है, कपिल धारा का। एक है कपिल मुनि और एक है कपिल धारा। कपिल मुनि तो कोलायत बीकानेर में है ना, देशनोक बीकानेर तो करनी माता है, कोलायत में है कपिल मुनि, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं कपिल मुनि, है ना। और ये है कपिल धारा। कपिल धारा का मेला कहाँ पर लगता है, किशनगंज बारा में लगता है। और एक है शाहबाद बारा में सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी मेला, ठीक है। सीताबाड़ी मेला लगता है कहाँ पर, ये लगता है शाहबाद बारा में, शाहबाद बारा में सीताबाड़ी, जहां पर किसका, लवकुश का जन्म हुआ था सीताबाड़ी में, ठीक है, बारा में, जहां पर लवकुश का जन्म बताया जाता है ना, वहीं पे सीता माता रही थी। किनके, कौन से ऋषि में बताओ, अभी ऊपर ही पढ़ रहे हैं अपन, कौन से ऋषि ने इनको शरण दी थी, है ना। तो वो चीज़ है। और नृत्य, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ तो अपन छोड़ दी है अपन ने, इनकी जो पंचायत व्यवस्था होती है ना, यहाँ पे लिखते हैं पंचायत व्यवस्था जो मानी जाती है वो त्रिस्तरीय है। जैसे कि गरासिया जनजाति में अपन ने पढ़ा था पंचायत व्यवस्था त्रिस्तरीय, कि गरासिया जनजाति में भी पंचायत व्यवस्था होती है। पंचायत व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है, तो मैंने बोला जनजाति पिछड़ी हुई है ना,
उसमें कोई इतना विकास नहीं है। तो ये कोर्ट वगैरह के मामले है ना, उनमें नहीं होते हैं कि हाई कोर्ट में चले जाओ, निचली अदालत और लंबे लंबे, उनके तो तुरंत डिसीजन होता है। निर्णय कोई चीज़ हो गई तो उसका तुरंत डिसीजन। और आज भी गाँव में पंचायतें बैठती है, गाँव में भी तो जनजातियों में तो पंचायत व्यवस्था है, इससे ही काम चलता है। गरासिया जनजाति में जैसे मैंने आपको बताया था, मोटकी न्यात, नैनकी न्यात, निचली न्यात है ना, निचली न्यात में अगर नहीं हो रहा है तो नैनकी में जाओ, नैनकी में तो मोटकी में। इसी तरह इसमें भी 3 प्रकार की पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, 3 स्तर की। एक होती है पंचताई, दूसरी होती है एक दसिया और तीसरी होती है 84। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंचताई 5 गांव की पंचायत, ठीक है। एक दसिया, 1 और दसिया, 1 + 10 कितने हो रहे हैं, 11 गांव की पंचायत, ठीक है। 84 गांव की। तो सबसे बड़ी जो पंचायत व्यवस्था है या सबसे अपर लेवल की है वो कौन सी है, 84, ठीक है। और ये जो व्यवस्था जहां पर बनी हुई है अलग होता है ना भाई, आप देख लो, निचली अदालत हर एक जिले वगैरह में आपको मिल जाएगी, है ना। और फिर इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कहाँ, जयपुर, जोधपुर, 2 जगह है ना, पीठ। और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, दिल्ली। तो वही चीजें आप सोचो ना, तो ये है कि अलग अलग जगह में है। पंचताई हर एक गांव या फिर 5 गांवों का मिल जाती है, 5 गांव के की, चलो ठीक है, इस गांव में लोकेशन सही, गांव सब गांव की इक्वल आ रही है, 2 किलोमीटर यहाँ पर रख लेते हैं। एक दसिया 11 गांव की है, तो लगभग जो भी बीचों बीच गांव पड़ रहा होगा वहां पर। और 84 लगभग गांव की एक जगह होती है। जब भी कोई निर्णय लेना होता है उसी जगह आके पंचायत बैठती है ना, जो कि लगभग सभी गाँव के केंद्र में होती है। तो ये जो पंचायत व्यवस्था है 84, ये कहाँ पर है, सीताबाड़ी। जहां पर मैंने आपको बताया कि जहां मेला लगता है, लव कुश का जन्म हुआ है, ये कहाँ पर है, सीताबाड़ी में, 12 में, ठीक है, शाहबाद में ये वहाँ बनी हुई है। और फिर जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक गांव में जो पहले व्यवस्था थी ना राजा महाराजाओं में, तो एक गांव के ऊपर जो रखा जाता था, जो भी भाई निर्णय लेगा वो क्या था, सरपंच, है ना। 10 गांव का जो हेड था वो कौन होता था, नायक। 100 गांव का होता था सामंत। 1000 गांव का होता था राजा। 10,000 गांव का होता था महाराजा, है ना। उसके बाद वापस 1 लाख गांव का कौन होता था, सम्राट, है ना। और वैसे ही धीरे 10 लाख गांव का कौन होता था, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि इतने गांवों का एक ही हो रहा है। वैसे ही इतने गांव का जो मेन है, ठीक है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ये इस हिसाब से नाम। जैसे गरासिया में भी 3 थी, इसमें भी 3 थी, लेकिन आपको तीनों चीजों के नाम याद रखना है। नृत्य इसमें किया जाता है शिकारी नृत्य। गरासिया जनजाति का एक ही नृत्य है मोस्टली, और ये ही बार 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 पूछा जाता है। कोई से भी आप आरपीएससी के क्वेश्चन उठा के देख लेना, है ना, ये बार बार पूछा जाता है। तो मैंने स्टार लगा दिया है, ये आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति मतलब शिकारी नृत्य किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से। और एक और इस जनजाति की ये विशेषता है कि नृत्य तो किया जाता है, जैसे कि अपन ने पीछे लिखा है कि लहंगी भी खेलते हैं ना, आल्हा और लहंगी, गीत भी गाते हैं और लहंगी खेलते हैं ना, लटमार, होली और सारी चीजें होती है। नृत्य जो करते हैं इनमें ऑल ओवर किया जाता है, लेकिन इनमें क्या होता है, युगल नृत्य नहीं किया जाता है। युगल नृत्य नहीं किया जाता है, ठीक है। कौन सी जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता है, ये फैक्ट्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे आप आरएस वगैरह देते हो प्री में, उसमें फैक्ट्स में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता है, या फिर जो अबसद आता है ना 1 2 3 क्या, इसमें से कौन सा सही है वो वाला। तो सहरिया जनजाति में युगल नृत्य किया जाता है, सही है या गलत है, तो गलत है, नहीं किया जाता है, ठीक है। युगल नृत्य मतलब जैसे कि कोई शादी वादी हो रही है, उसमें डांस कर रहे हैं, तो औरत और उसका हस्बैंड, पति और पत्नी दोनों एक साथ नृत्य नहीं कर सकते, अलग अलग तो कर रहे हैं। जैसे वहां पर लड़के लड़के कर रहे हैं, इधर लड़कियां कर रही है ना, हस्बैंड इधर है, वाइफ उधर है, लेकिन साथ में नहीं कर सकते युगल नृत्य। इसके बाद पहनावा, पहनावा से संबंधित एक खास जो, वैसे तो एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे वेशभूषा, है ना, आभूषण या फिर परिधान, उसमें सारी चीजें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, पोत्या, है ना, और बाकी सारी चीजें, कछाऊ, पीरिया, है ना, भील जनजाति से संबंधित अपन ने पढ़े थे ना। बाकी जनजाति के लिए पहनावा इतना कोई वर्ष आता नहीं है, भील जनजाति के लिए आता था, तो वो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीजें होती है उनमें, है ना। और विवाह पर भी क्वेश्चन बता दिया था, और इसमें तो मेनली माना गया है प्रेम विवाह को, है ना, ठीक है। और पहनावा का अगर इसमें बात करें तो सलूका, कपड़ा, रेजा। सलूका कहा जाता है पुरुषों की अंगरखी को, ठीक है। किसको कहा जाता है, पुरुषों की अंगरखी को, पुरुषों की अंगरखी। अंगरखी क्या होती है, जो कि कमर से ऊपर पहनी जाती है, ठीक है, कोट टाइप में पहनते हैं ना अंगरखी, ठीक है, भुगतरी का अंगरखी। तो ये है कि
सहरिया जनजाति में जो पुरुषों द्वारा जो अंगरखी पहनी जाती है उसे सलूका कहा जाता है। जिस प्रकार से भील जनजाति के पुरुष सर पर साफा पहनते हैं उसे पोत्या कहा जाता है ना, पोत्या। शायद मैंने भील जनजाति में लिखाया है, आपको नहीं अगर हो तो अपडेट कर लेना, मैं बता रही हूँ। उसी प्रकार इसमें कहा जाता है खपटा, ठीक है, साफा। साफा भाई अब महिलाएं तो पहनेंगी नहीं, पुरुष ही पहनेंगे, तो साफे को क्या कहा जाता है सहरिया जनजाति में? खपटा। इसके बाद है रेजा। रेजा होता है विवाहित महिलाओं का वस्त्र, ठीक है, विवाहित महिलाओं का वस्त्र या फिर ओढ़नी बोल दो, ठीक है, क्या विवाहित महिलाओं का वस्त्र या फिर ओढ़नी। ध्यान दो, रेजा है ये। एक अपन ने पढ़ा था नेजा, भील जनजाति में नेजा नृत्य किया जाता है, ठीक है, क्या नेजा, और भील नहीं, भील और मीना जनजाति द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष द्वारा वो नृत्य किया जाता है, जिसमें जो कि एकमात्र ऐसा नृत्य जिसमें कि नकली युद्ध का आभास होता है, वो नेजा नृत्य है, ठीक है। महिलाएं एक डंडे से नारियल को बांध कर रखती हैं, उस नारियल की रक्षा करती हैं, ठीक है, और पुरुष उस नारियल को तोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है, और वो महिलाएं रक्षा करने की उनको मजाक मजाक में मारती रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि नकली युद्ध का आभास हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है क्या, नेजा। तो वो नेजा नृत्य अलग है, और रेजा, नेजा है भील जनजाति से संबंधित जो कि एक नृत्य है, और रेजा एक पहनावा है जो कि सहरिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही था, हो गया। तो यहाँ पर जो मेन चीज थी इंपोर्टेंट, वो आपको एक तो ये नृत्य की ध्यान रखनी है, ये फैक्ट्स में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो शहर शब्द है ये आपको ध्यान ही रखना है। आदिम जनजाति ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फिर ये कुल देवी ये आपको ध्यान रखना है, और जो मेले कहाँ लगते हैं यानी फिर मुख्य क्षेत्र ये किससे संबंधित है, ठीक है। ये चीज इसमें जहां जहां मैंने स्टार लगवाए हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको चीजें पढ़नी ही है। और एक और हाँ, गूगल प्रथा भी मैंने आपको बता दिया, टेटू और प्रथा, दहेज प्रथा और श्राद्ध संस्कार इनमें नहीं किए जाते हैं। और दहेज प्रथा क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम विवाह प्रचलित होते हैं इनमें, है ना, तो इसलिए फिर दहेज की और दहेज और बाल विवाह ये कोई चीजें होती नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और क्वेश्चन देखा गया है, कौन सी जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है, ठीक है, जो कि सैद्धांतिक रूप से सही है कि भील जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली आप देखो अपने आसपास के क्षेत्रों में कि बाल विवाह तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो भील जनजाति में ही होते हैं ना, लेकिन अपने को तो क्या पेपर पास करना है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। भील जनजाति हो गई, गरासिया, मीणा, सहरिया, अब तो छोटी मोटी बच्ची है जैसे सांसी जनजाति, कथोड़ी, कंजर जनजाति, है ना, और डामोर जनजाति, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मेरे को याद आई है, आपको अगर दो चीजें हैं वैसे तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन एक और ध्यान रखो आप, आदिम जनजाति अगर आ जाए तो वो कौन है? सहरिया, ठीक है। ये जनजाति में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली तब आता है। और जब संकटग्रस्त जनजाति पूछ ली जाए, संकटग्रस्त जनजाति कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो आती है कथोड़ी जनजाति, जिसके बारे में अगर अपन क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कथोड़ी जनजाति। एक और बात, सहरिया जनजाति को पीवीटीजी ग्रुप में भी, मतलब पीवीटीजी में भी शामिल किया गया है। पीवीटीजी होता क्या है ना, तो वो होता है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, है ना, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी ग्रुप में लिया जाता है, पीवीटीजी में लिया जाता है, सॉरी, हाँ, पीवीटीजी। तो उसमें राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो वो है सहरिया जनजाति, पीवीटीजी में शामिल है। पीवीटीजी इसमें, इसका पीवीटीजी का अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से कमजोर समूह, है ना, जनजाति समूह, ठीक है। तो कौन सा है वो? सहरिया। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।